वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे और उसमें कई तरह की रिएक्शंस आपको समझाई थी, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और उसी में इंट्रोड्यूस किया था एक रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन में दो टर्म्स हैं, एक पार्ट है रिड, दिस इज फॉर द वर्ड रिडक्शन, और एक पार्ट है ऑक्स, दिस इज फॉर द वर्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन में ये दोनों फिनोमेनाज अगर होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन कभी हो नहीं सकता, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस हैं, मतलब एक होगा तो दूसरे को होना होगा। अगर रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन को भी होना ही होगा। तो हम लोग एक बार अलग अलग से देख लेते हैं ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो देखिए, रिडक्शन आपके पास होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी स्पीसीज से, किसी एटम से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये उस पर्टिकुलर एटम का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन बिल्कुल इसका उल्टा होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी बॉडी के अंदर होता है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी बॉडी से होता है, तो ये उस पर्टिकुलर बॉडी का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कुछ आसान सी रिएक्शन से मैं अपनी इस बात को शुरू करता हूँ। जैसे मैंने लिखा C+O2 गिव CO2। सिंपली एक वुड पीस है, ग्रेफाइट है, उसको मैंने जलाया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे कार्बन अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है। हियर यू आर ऑब्जर्विंग कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहां पे ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन होगा। एक कंप्लीट रिएक्शन है ये, कंप्लीट रिएक्शन, जहां पे वुड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया है। अब हमें लगने लगता है कि यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि रिडक्शन की डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूँ तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ मुझे कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ मुझे कहीं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शंस ही होती हैं, अकेली ऑक्सीडेशन या अकेली रिडक्शंस नहीं होती हैं। तो क्या रियली ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? हाँ, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है। वो एक अलग बात है कि ये जो मैंने लिखा है, जितना मैंने लिखा है उतना एनफ नहीं है बताने के लिए कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। हमें लगता है ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन ही हुआ है। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हुआ है, बट किसी का रिडक्शन भी हुआ है जो हमारी इस डेफिनेशन पे सेट नहीं बैठता, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी पढ़ेंगे इस बात को, ताकि रिएक्शंस को देख के आसानी से जज कर पाएँ कि कैसे हमें पता चलता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। अकेला कभी नहीं होगा। हमें अगर दिख रहा है कि अकेला हो रहा है, तो या तो वो रिएक्शन पूरी नहीं है, या हम उसे देख नहीं पा रहे कि वो दोनों काम हो रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पे, CO2 + C दैट गिव्स 2CO। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया और उसने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 CO बने हैं। अगर थोड़ा समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, CO + CO लिख लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 CO ही है। अब आप ध्यान दें, रिएक्शन के अंदर इस कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन का ये ऑक्सीडेशन है, और इस कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। देख सकते हैं आप, ये कार्बन
इस कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला है। 2 ऑक्सीजन लगे हुए थे, अब 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो इस कार्बन का तो रिडक्शन है और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस कार्बन का रिडक्शन हो रहा है। एक और रिएक्शन देखिए, मान लीजिए मैं H2S लेता हूं, उसको गर्म करता हूं, H2 प्लस सल्फर में बदल गया ये। तो ध्यान से देखने पे पता चलता है कि सल्फर से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? अगेन ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब दिस रिएक्शन इज शोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। ये ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर है। अब हमें फिर लगता है अच्छा यहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है, एडिशन रिमूवल ऑफ H हुआ है, क्या ऑक्सीडेशन नहीं हुआ? लग तो नहीं रहा कि कहीं ऑक्सीडेशन हुआ। मैं फिर बता रहा हूं यहां पे भी ऑक्सीडेशन हुआ है, बट हमारी जो ये कॉमनली रिप्रेजेंटेड डेफिनेशन रहती है बुक्स के अंदर, वो हमें जज करके नहीं देगी कि वास्तव में दोनों चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं। हमें ये चीज़ें यहाँ पे समझनी होंगी। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हुए इन सभी रिएक्शंस में जज करना सीखेंगे। हालांकि पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे, क्लास 10th के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं रहता, बट फिर भी जितना पॉसिबल है और जितना आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा किसी भी अच्छे टेस्ट में, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 2 टर्म्स और आती हैं हमारे पास यहाँ पे। एक टर्म आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको मैं जनरली इस तरह से एक शॉर्ट एब्रीवेशन में रिप्रेजेंट कर दूंगा। और एक हमारे पास आती है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको अगेन मैं एक शॉर्ट एब्रीवेशन में रिप्रेजेंट करूंगा। क्या होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स? वो बॉडीज, वो एजेंट्स जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करें, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। जो रिडक्शन में हेल्प करें, वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जैसे इस रिएक्शन को देखिए, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ था, इस पर्टिकुलर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ था। और जब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, वो किसने उसको हेल्प किया? इस कार्बन ने। सी, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन। ये बात हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। यहां ऑक्सीजन ऐड हुई है, ऑक्सीडेशन, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, इसका रिडक्शन। इसका हेल्प किसने किया? जिसने ऑक्सीजन को छोड़ा। ऑक्सीजन को किसने छोड़ा? इस कार्बन ने छोड़ा। इस कार्बन का रिडक्शन हुआ, किसने हेल्प किया? जिसने इससे ऑक्सीजन को लिया। किसने लिया? इसने लिया। मतलब जिस कार्बन ने ऑक्सीडेशन किया वो एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन में हेल्प करता है। जिस कार्बन ने रिडक्शन किया वो एक्चुअली इसका हेल्प कर रहा था, ऑक्सीडेशन कर रहा था, ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा था। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो द स्पीसीज विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन एंड इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हेल्प करे रिडक्शन में, इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, वो रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ रिएक्शंस के थ्रू हम इस पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, रिएक्शंस को जज करने की कोशिश करेंगे कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन ए गिवन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन को देखें। यहां पे जिंक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया। स्टेट्स पे मत जाइए, वो एक्वस है, सॉलिड है, जस्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझिए। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप देखें तो जिंक से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो रिडक्शन होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस इज रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। और यहां पे अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को ऐड किया है, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो कोई आपसे पूछे 4 ऑप्शन देके कि इस गिवन रिएक्शन में रिडक्शन किसका हुआ, 4 ऑप्शंस दे दे,
आपको इसके साथ जाना है, आपको इसके साथ नहीं जाना। हालांकि डीपली स्टडी करूं तो यहां जिंक जो है वो जिंक आयंस की फॉर्म में है, जिंक 2+, और जिंक आयंस का रिडक्शन हुआ है। ऑक्साइड आयन जो है उसका कुछ नहीं बिगड़ा, जैसा ऑक्साइड यहां है वैसा ही यहां पे है। बट ये अभी इनिशियली समझ पाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा इसको लास्ट एग्जाम्पल तक जाते जाते आयंस की फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं। पहले आसान भाषा में समझें कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसका मतलब रिडक्शन था जिंक ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन था एल्यूमिनियम का। ध्यान देना आप, सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन है, इसका रिडक्शन। ज़्यादा अच्छा होता मैं यहीं तक रुक जाऊं, जिंक आयंस तक, बट फॉर द टाइम बिंग पूरे पे अंडरलाइन कर देता हूं कि हाँ जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन है। इसको हेल्प किसने किया? एल्यूमिनियम को किसने हेल्प किया? जिसने ऑक्सीजन छोड़ी। जिसने ऑक्सीजन छोड़ी तभी तो इसने ऑक्सीजन लेके अपना ऑक्सीडेशन किया, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा था, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका खुद का क्या हुआ? रिडक्शन। और इसकी रिडक्शन में हेल्प किसने किया? जिसने ऑक्सीजन उससे छीनी, तो इसका मतलब ये एल्यूमिनियम यहां पे क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और फिर याद करें, मैंने अभी बोला था कि वो बॉडी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है वो देखिएगा। अगर आपको वो 4 ऑप्शंस देके बोलता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा तो एल्यूमिनियम के साथ जाइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा तो जिंक ऑक्साइड के साथ जाइए, रिडक्शन किसका हो रहा है तो जिंक ऑक्साइड के साथ जाइए, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है तो एल्यूमिनियम के साथ जाइए। अगली रिएक्शन बिल्कुल वैसे की वैसे। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है मैग्नीशियम का, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम हुआ है यहां इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, और इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, तो रिडक्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। सी ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ज़्यादा लंबा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट समझ जाएं कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन को देखिए। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर दिख रहा है। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है भी सही कि नहीं। यहाँ तो कुछ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं दिख रहा, वो मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, ऐसा कुछ सीन दिख ही नहीं रहा। सो ऐसी सिचुएशन पे, ऐसे रिएक्शंस पे फिर हम कैसे जज करें कि गिवन बॉडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ भी है या नहीं, ये हमारे लिए फिर एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो उसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक और छोटी सी डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ज़्यादा फेवरेबल होती है, हम लोग ज़्यादातर उसको फॉलो करते हैं, बट वो नेक्स्ट ईयर से आप लोग अगर साइंस पढ़ते हैं तो करना शुरू करते हैं, 10th में बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो समझ लीजिए ऑक्सीडेशन क्या है। अगर किसी भी स्पीसीज के चार्ज में इंक्रीज होता हो, इंक्रीज इन चार्ज ऑफ स्पीसीज, मतलब वो एटम या आयन जो भी अंडर सब्जेक्ट है, अंडर कंसिडरेशन है, उसके चार्ज में अगर बढ़ोतरी हो, बढ़े, तो वो ऑक्सीडेशन होता है। और अगर डिक्रीज हो चार्ज, डिक्रीज इन चार्ज इज रिडक्शन। स्पीसीज का चार्ज, अब ये चार्ज क्या बीमारी है, पहले तो इस चार्ज को समझिए कि ये चार्ज क्या होता है। देखो कोई भी एक एटम है, आप सोडियम को देखें, आप जिंक को देखें, आप क्लोरीन को देखें,
इन सभी के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं सभी एटम्स के बीच में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और सभी में फिक्स नंबर होता है इनका। जैसे मैं सोडियम के लिए बोलूं तो प्रोटॉन का नंबर है 11, इलेक्ट्रॉन का नंबर है 12 और 11 एंड न्यूट्रॉन का नंबर है 12। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, अगर मैं एग्जैक्टली वैल्यू लिखना चाहूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ये चार्ज होता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और इतना ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। सेम वैल्यू ऑफ द चार्ज, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पे। और सभी एटम्स में आप जाके देखिए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन्स अलग हो सकते हैं प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन से, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं किसी भी एटम में। मतलब सोडियम में मैं बोल रहा हूँ 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल चार्ज तो 0 हो गया, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज। जिंक के अंदर आप जाके देखें तो 30 प्रोटॉन होते हैं 30 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब ओवरऑल चार्ज तो 0 हो गया। क्लोरीन के अंदर आप जाके देखें 17 प्रोटॉन होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज तो 0 हो गया। मतलब सभी स्पेसिस पे, सभी एटम्स पे, परफेक्टली बोलूं तो सभी एटम्स पे जो चार्ज वैल्यू है वो 0 होती है। अब होता क्या है, एटम्स इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट करते हो ये कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकते हैं ना भी करें। जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो हाँ ठीक है, वो ऐसे हो सकता है सोडियम एटम की फॉर्म में, बट ज़्यादातर टाइम मुझे सोडियम क्या होता है कि वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में दिख रहा है, या सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में दिख रहा है, या सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में दिख रहा है, मतलब मुझे कंबाइंड फॉर्म में दिखाई देता है। या जिंक की बात करूं, मुझे ऐसा दिख सकता है जिंक, ये देखिए इस रिएक्शन में मुझे ऐसा ही दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि इसमें चार्ज 0 है। लेकिन जब वो कंपाउंड बनाता है, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ चार्ज हो सकता है। 100% तो नहीं कहूंगा कि होगा ही होगा जब वो किसी से जुड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ता है, जिंक पे तो पक्का होता है, बट सभी एटम्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि वो किसी दूसरे से जुड़े तो उसके ऊपर चार्ज आएगा ही आएगा, आ भी सकता है ना भी आए। जिंक पे तो पक्का आता है, और वो कितना आता है ये आप लोगों को 9th में बताया जाता था कि जिंक पे 2+ चार्ज होता है, Fe पे 2+ या 3+ चार्ज होता है, या कॉपर पे +1 और +2 चार्ज होता है। ये सब बातें हमें 9th क्लास में ही बता दी जाती थी, और अभी 10th में तो मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, सी हेयर। जैसे Fe पे मैं बता रहा हूँ 2+ और 3+ होता है, या जिंक पे 2+ होता है, या निकल पे 2+ होता है, या सोडियम पे +1 होता है, या पोटेशियम पे +1 होता है, या कॉपर पे +1 भी होता है और +2 भी होता है। तो ऐसे स्पेसिस पे कुछ चार्जेस होते हैं। जैसे यहाँ जिंक पे +2 चार्ज है, जब भी कंबाइंड फॉर्म में होता है तो उस पर चार्ज हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट हो भी सकता है कि चार्ज प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था जिंक पे +2 है, मुझे कैसे पता चला जिंक पे +2 है, तो मुझे पता था सल्फेट पे -2 होता है, ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल है, जिंक सल्फेट पे इटसेल्फ एज इट इज़ कोई चार्ज नहीं है, तो क्योंकि सल्फेट पे -2 है तो डेफिनेटली जिंक पे +2 ही होगा, तभी ओवरऑल ये न्यूट्रल बना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिंक 0 से +2 बना है, मतलब जिंक के चार्ज में इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन होगा जिंक का। और सिमिलरली आप देखें ये कॉपर न्यूट्रल है इटसेल्फ, एटॉमिक फॉर्म में लिखा हुआ, जब भी जो बॉडी लिखी हुई है एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो हमेशा न्यूट्रल होती है। और यहाँ कंबाइंड फॉर्म में है जहाँ कॉपर +2 है, तो +2 से 0 बनना उसका, ये चार्ज में डिक्रीज है, और चार्ज में डिक्रीज होना दैट इज रिडक्शन। तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है, या ज़्यादा परफेक्टली बोलूं तो कॉपर आयंस का रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर 2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कॉपर सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक यहाँ पे देख लूँ मैं, हाँ यस, इसका रिडक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। +2 से 0 बनना मतलब चार्ज का घटना, +2 ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी, उसका 0 बनना, ये आपके सामने था। रिडक्शन मीन्स ये बॉडी एक्ट करेगी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये था आपके पास ऑक्सीडेशन, तो मतलब ये बॉडी एक्ट करेगी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फिर एक बार आप वही 2 रिएक्शंस देखें जो भी बता रहा था मैं, अब वो चार्ज के हिसाब से बताऊंगा। अब मैं वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाली कहानी नहीं बोलूँगा। यहाँ पे फिर दोबारा ध्यान से देखें, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम अपनी नेचुरल स्टेट में हैं, इंडिपेंडेंट पड़े हैं, एटॉमिक फॉर्म में कह सकता हूँ पड़े हैं, तो इन पे तो कोई चार्ज है नहीं, 0 चार्ज है। सभी एटम्स न्यूट्रल होते हैं, सभी एटम्स जब किसी से नहीं जुड़े हुए हैं और उन पे किसी तरह का कोई चार्ज भी मेंशन्ड नहीं है, अगर वो यहाँ रिएक्शन में लिख देते कुछ इस तरह से एल्यूमिनियम 3+ या Mg2+, तो ये उसके ऊपर चार्ज होता, जिसका मतलब होता उसके 2 इलेक्ट्रॉन कम है, या इसका मतलब होता इसके 3 इलेक्ट्रॉन कम है, या कहीं वो ऐसा लिख देते तो इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या ऐसा लिख देते तो इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा या कम होना ही चार्ज क्रिएट करता है। तो यहाँ पे कुछ चार्ज मेंशन ही नहीं कर रखा रिएक्शन में, तो इट्स मींस अंडरस्टूड है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बराबर हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 वैल्यू है। जब भी एटम्स किसी से कंबाइन करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज आ सकता है। जैसे मैग्नीशियम जब भी कंबाइन करता है ना, तो उसके ऊपर चार्ज आता है, हमेशा चार्ज आता है +2। अगर आप आज याद रखना चाहें कि जी किस पे क्या चार्ज आता है, तो ये तो थोड़ी लंबी कहानी है, 11th क्लास के अंदर समझाई जाती है। अभी फ़िलहाल जो 9th 10th में पढ़ा हुआ होता है हम लोगों ने 9th क्लास में स्पेशली, कि भाई आयंस के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के जो आयंस बनते हैं उस पर किस किस तरह का चार्ज हो सकता है, वो सब हमें ध्यान रखना होगा। कि कॉपर पे 2 तरह का चार्ज हो सकता है, +1 +2, आयरन पे 2 तरह का हो सकता है, +2 +3। अब स्पीसीज तो ऐसी भी हैं जहाँ 4-5 तरह के चार्ज हो सकते हैं, पर वो 10th क्लास के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड लेवल पे रहेगी, तो उसी लिमिटेड लेवल को टच करेंगे हम यहाँ पे। और एल्युमिनियम पे अगर आप देखें तो +3 चार्ज होता है, हमेशा +3 आता है जब भी वो किसी से जुड़ता है। आप चाहे उसको ऑक्सीजन से जोड़ो, चाहे क्लोरीन से जोड़ो, चाहे नाइट्रोजन से जोड़ो, या किसी और XYZ से जोड़ो, उस पर हमेशा +3 चार्ज ही होता है। बट ये सभी एटम्स के लिए नहीं कह सकता मैं कि सभी पे एक फिक्स वैल्यू होती है, कुछ पे फिक्स वैल्यू होती है। अभी तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी है, 5th चैप्टर में जाके पढ़ते हैं वहाँ, तो वहाँ पता चलता है जाके हमें कि भाई हाँ ग्रुप 1 है, उसके अंदर वाली बॉडीज़ +1 चार्ज रखती हैं, हाइड्रोजन +1 या -1 2 तरह का चार्ज रखता है, ऑक्सीजन -2 रखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट मैं फिर बता रहा हूँ ये सारी बातें अभी नहीं समझी जा सकती, 10th लेवल पे तो बिल्कुल नहीं समझी जा सकती। हाँ नेक्स्ट ईयर आप साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ डेफिनेटली आप इन चीज़ों को समझेंगे। तो आज तो बस जितना कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ उसी को ध्यान रखें कि आप यहाँ देख सकते हैं एल्यूमिनियम का चार्ज घटा है, +3 से 0 हुआ है, और +3 से 0 हुआ है, तो इसका मतलब चार्ज का घटना रिडक्शन होता है। ये रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ किसका, चाहे तो कह दो Al2O3 का, ज़्यादा अच्छा है कह दो एल्यूमिनियम 3+ का। और इसका चार्ज क्योंकि बढ़ रहा है, 0 से +2 बन रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है मैग्नीशियम का। इसमें तो दूसरा थॉट ही नहीं है, एक Mg दिख रहा है उसी का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे 2 बॉडीज दिख रही थी, एक एल्यूमिनियम एक ऑक्सीजन, तो अच्छा है मैं कह दूँ रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम 3+, चलेगा अगर मैं कह देता हूँ रिडक्शन ऑफ Al2O3। और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यहां देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 0 चार्ज है, जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन अपने ही जैसे से, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म है उस स्पीसीज की, न्यूट्रल होती है, विदाउट चार्ज होती है। एज सच O2 पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे भी कोई चार्ज नहीं है, और कार्बन भी न्यूट्रल है, उस पे भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब वो जुड़े हुए हैं तो उस टाइम पे इस कार्बन पे +4 चार्ज है, और इस ऑक्सीजन पे -2। अब कार्बन पे +4 कैसे, क्या फिक्स है ऐसे ही कि कार्बन पे +4 ही होता है? तो मैं फिर बता दूं कार्बन का बिल्कुल फिक्स नहीं है, -4 से +4 तक बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं,
ऑक्सीजन का फिक्स है क्या -2 होता है? हाँ, 99% -2 होता है, बट -1 भी दिख सकता है और +1 +2 भी एक आध बार दिख सकता है। तो फिर ये तो गड़बड़ होगी। हमें कैसे पता चलेगा जी कि इस रिएक्शन में कितना है, किसका है? हाँ, तो नहीं पता चलेगा। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, नहीं पता चलेगा। थोड़े बहुत हिंट्स, ट्रिक्स, प्रैक्टिस हमें सजेस्ट कर पाएंगे। डिटेल तो मैं आपको समझा ही नहीं सकता कि चार्ज कैसे पैदा होते हैं। तो चार्ज पढ़ने से पहले तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे वो जुड़ते हैं, तो वो सारी कहानी से दूर रहेंगे हम, और सिर्फ जस्ट ये देखेंगे कि हाँ, रेडॉक्स रिएक्शंस में दोनों काम हो रहे हैं। ये देखिए, कार्बन +4 बन रहा है 0 से, मतलब उसके चार्ज में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन होगा कार्बन का, और ये डिक्रीज़ हो रहा है 0 से -2, घट रहा है चार्ज, तो इसका मतलब ये आपके सामने ऑक्सीडेशन था, और ये आपके सामने रिडक्शन। रिडक्शन किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन किसका? कार्बन का। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो मतलब ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस तरह से अब आपको प्रैक्टिस करनी है, बस आपको सर्च करनी है अपनी अलग अलग बुक्स में जहाँ जहाँ पे ये दिख रहा है, और इसी फैक्ट को अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाली कहानी से आपको पता चल जाएगा, बट अगर नहीं पता चल पा रहा तो इस चार्ज से पता चलेगा। चार्ज लिमिटेशंस के साथ मुझे यहाँ क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज मैं आपको नहीं बता सकता पूरा कि कैसे किस पे आता है, वो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही समझना होगा। सराउंडिंग में देखिए आप कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो एक आयरन बार लेके आया मैं, लोहे की एक बार, बिल्कुल फ्रेश बार परचेज़ की है, चमकती हुई ब्लैकिश कलर की दिख रही है मुझे। मैंने उसको ऐसे ही खुले में रख दिया। 5-7 दिन बाद देखता हूँ तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश सी लेयर अपीयर हो जाती है। वो ब्राउनिश लेयर एक्चुअली रस्ट है, रस्ट, जंग लगना जिसको बोलते हैं। कोरोड हो गया आयरन, कोरोजन प्रोसेस है वो। हुआ क्या है? यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है। जो Fe था आपका आयरन, वो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में Fe2O3XH2O में कन्वर्ट हो गया है। आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया है, 0 से आयरन +3 में बदल गया है। सम पार्ट +2 में भी जा सकता है, +3 में भी। तो ये मिक्सचर ऑफ जो आयन्स आपको आयरन का दिख रहा है वो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि आयरन के चार्ज में, आप जो परचेज करके आए प्योर Fe परचेज करके आए, 0 चार्ज था, उसने एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्शन करके रस्ट बना लिया। ये कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक रेडॉक्स प्रोसेस है। फिर हमें लगता है ये तो सर सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ, नहीं, रिडक्शन भी हुआ है। आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, आयरन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिडक्शन, ये कोरोजन था। या फूड अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो वो इवनिंग तक स्पॉइल्ड हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। मार्केट से चिप्स परचेज करते हैं आप, या और भी जो पैकेज्ड फूड होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे रीजेंट्स, ऐसे एजेंट्स डाले जाते हैं जो फूड की ऑक्सीडेशन को रोकें ताकि वो स्पॉइल ना हो। जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल कर दिया जाता है सो दैट उसके अंदर किसी तरह की स्मेल ना आए, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो। तो ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट था हमारे पास इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से रिलेटेड, जो हमें क्लास 10 के अंदर पढ़ना होता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस पे, कुछ स्पेशल सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ भी मैं आपको एक लेक्चर्स पे यहाँ पे मिलूँगा। तब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। गुड बाय।